हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2, जिसके अंदर हम आफ्टर 12th जो वीडियोस हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स की हमें नॉलेज है उनकी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज रिकंसिलिएशन का जो टॉपिक है उसे जरूर अपलोड कीजिए। तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमने बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मोस्ट प्रॉब्ली अपनी तरफ से अपलोड करी है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, धीरे धीरे उन्हें भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए, अगर आप बात करेंगे फाइनल ईयर से पहले जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट वगैरह वगैरह आप बनाना सीखते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है आपके पास अकाउंटिंग की, जिसे आपने थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जिसको पढ़ा है, और अलग अलग कोर्सेज में ये अलग अलग सेमेस्टर में आ जाती है। तो जनरली हम बीकॉम पास की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये थर्ड ईयर में आता है आपके पास, या लास्ट सेमेस्टर की आप बात कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट आप लोगों ने बनानी सीखी और कॉस्ट अकाउंट्स बनाने सीखे, जो कि डिफरेंट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट से। तो अब क्या होता है, इस सिस्टम को जिसमें कॉस्ट अकाउंट अलग और फाइनेंशियल अकाउंट अलग मेंटेन करा जाता है, उसको बोला जाता है नॉन इंटीग्रल सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम कॉस्ट अकाउंटेंट को अलग रखा जाता है, उसकी अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। और जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है, जिसमें सैलरी बनाना हो गया और बैंक की स्टेटमेंट्स को देखना हो गया, बाकी सारी चीज देखना हो गया, यानी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग है, उसको एक अलग डिपार्टमेंट को संभालने को दे दिया गया, जिसको बोला गया कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट अकाउंटिंग। और दूसरी तरफ आफ्टर कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पास जो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, उसका नाम आपके पास आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इस नॉन इंटीग्रल सिस्टम में जहां पर दो अकाउंटिंग बनती है, दो रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो वहां पर ये लाजमी है, वहां पर ये हो सकता है कि इन दोनों अकाउंट्स का जो आंसर है वो डिफर करे। और जनरली ऐसा ही होता है कि ये डिफर करता है, इनके बीच में जो आंसर होता है वो डिफरेंस आ जाता है। तो इस स्टेटमेंट का पर्पस ही क्या है? देखिए, रिकंसिलिएशन शब्द आपने पहले भी पढ़ा है। अगर आप 11th क्लास के अकाउंट्स की बात करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट अगर आप बात करें, जहां पर हमने कैश बुक और पासबुक की बात की थी। लेकिन अब आपने यहाँ पे रिकंसिलिएशन करना है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट का। देखिए, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पुनर्विचार करना, यानी दोबारा से देखना कि इन दोनों के बीच में ये गैप क्यों है, और उन सारे रीजंस को ढूंढना, उन सारे कॉजेस को ढूंढना जो इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी का कारण बने, या जो इनके बीच में डिफरेंस का कारण बने। उन सभी कारणों को एक स्टेटमेंट में लिस्ट आउट किया जाता है, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। तो देखिए, आपके पास क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं करते। सबसे पहला डिफरेंस है एस्टीमेट और एक्चुअल। देखिए, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो एक्चुअल से पहले बना ली जाती है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें सारी चीजें एस्टिमेटेड बेसिस पर है, यानी आप देखिए किसी भी चीज की सेल से पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ना। आप देखिए, अगर समर सीजन आने वाला है तो समर सीजन से बहुत पहले ही समर के जो क्लॉथ होंगे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स होंगे, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी जो एक कॉस्ट होती है उसको एक एस्टिमेट लगाना पहले से साफ जरूरी है, जो कि कॉस्ट शीट में लगाया जाता है। तो जितने भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में चीजें देखेंगे जनरली वो एस्टिमेटेड है, ठीक है ना। और अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करेंगे तो वहां एक्चुअल डेटा है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है इन दोनों रिकॉर्ड्स के ना मैच करने का। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपने एस्टिमेट करा कि मेरा कच्चा माल इतने रुपए का खर्च होगा, या मेरी लेबर इतने की खर्च होगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इतने के होंगे, स्टेशनरी इतने की खर्च होगी, ऑफिस एक्सपेंसेस इतने होंगे, गोडाउन का रेंट इतना जाएगा, एस्टिमेट। और यहां पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका एक्चुअल खर्चा कितना है। तो एक्चुअल और एस्टिमेट के बीच में गैप आ सकता है, और वही गैप हमको कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। ठीक दोनों ही अकाउंट है, गलत दोनों में से कोई भी अकाउंट नहीं है। सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस स्टेटमेंट के तहत कि इनके बीच में ये गैप आया क्यों है। तो वो सारे रीजन लिस्ट कर लेंगे, तो आप समझिए कि एक तरीके से ऑनर को सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, अच्छा ये रीजन है इनके बीच के गैप के, और ये रीजन तो खैर नॉर्मल रीजन है, इसकी वजह से तो गैप आता ही आता है। अगर
ये नॉर्मल रीजन के अलावा आपको कोई एबनॉर्मल रीजन देखने को मिल रहा है तो फिर लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड यानी कॉस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ गड़बड़ करी है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने कुछ गड़बड़ करी है। तो इससे कुछ और गड़बड़ है उसको भी हाईलाइट करने में मदद मिलेगी। तो पहला रीजन ये है इन दोनों रिकॉर्ड्स के नाम मैच करने का, एस्टीमेट और एक्चुअल। तो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो एस्टीमेट बेसिस पर होते हैं और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल बेसिस पर होते हैं। दूसरा, इन दोनों ही रिकॉर्ड्स के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, उनकी जो वैल्यूएशन का बेस है वो अलग है। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की तो उसमें लीफो फीफो मेथड हम लोगों ने पढ़ी, राइट, लीफो फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में बहुत सिंपल सा फंडा होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेस पर। तो फाइनेंशियल अकाउंट में जो स्टॉकिंग है, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो अलग तरीके से होता है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है। तो देखिए जब ये गैप दिख रहा है, साफ साफ हमें पता चल रहा है, तो ये तो जनरल रीजन है, ये तो किसी भी चीज को दिख रहे हैं कि हाँ ये तो हमारी अकाउंटिंग में हो ही रहे हैं, बट स्टिल हम इन सबको लिस्ट आउट कर लेंगे और वो सब रीजन जान लेंगे जिसकी वजह से इन दोनों में गैप है। इसके अलावा एक गैप और भी होता है, कुछ आइटम्स ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही लिखी जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट पेड है लोन का, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करी जाए कॉस्ट अकाउंटिंग की तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखी जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिखी जाती। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब रीजंस की वजह से, इन सब कॉजेस की वजह से कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैच नहीं करता। अब हम समझते हैं कि अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमें न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया आपका थ्योरी बेस। तो चलिए फटाफट से 2 एग्जांपल देखते हैं और आई होप उन 2 एग्जांपल्स के बाद आपको बेस तो तैयार हो ही जाएगा रिकंसिलिएशन में। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, यहां पर पहला एग्जाम्पल लिया है, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, हमने एफए फाइनेंशियल अकाउंट के लिए लिखा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए लिखा है। नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, यानी जो आपके पास नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट के तहत 2,16,045 रुपीज है। एंड नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है, 1,72,400। तो आपको देखने को दिख गया कि दोनों मैच नहीं कर रहे। अब हमें इन दोनों के बीच के जो रीजंस है ना मैच करने के वो ढूंढने हैं, और वही रीजन हम इस स्टेटमेंट में लिस्ट आउट करेंगे। तो आपको लिखता है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। नाउ अंडर रिकवर्ड का मतलब होता है अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि आप कॉस्टिंग में क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो आपने कम एस्टिमेट करा, ठीक है ना। ऐसी एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, यानी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी एक्चुअल खर्चा कम हुआ है और आपने एस्टिमेट ज्यादा कर लिया है, ये मतलब होता है इसका। डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल अकाउंट में इतना लगा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना लगा है। इंटरेस्ट रिसीव, देखिए ये जो आइटम है इंटरेस्ट रिसीव, ये वैसे भी फाइनेंशियल टर्म है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं लिखी ही नहीं जाती अगर आप कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस कर आए हैं तो। ऑब्सोलिसेंस लॉस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब ये ऐसा खर्चा है या ऐसा लॉस है जिसे आपने फाइनेंशियल अकाउंट में ही लिखा है। इनकम टैक्स इन फाइनेंशियल अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट credited in financial account, store adjustment credited in financial account, depreciation of stock in financial accounts। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और अब हमें समझना है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, बिल्कुल जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर वो नहीं भी आप तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए मेरा तरीका क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन में वैसे दोनों लॉस हैं, अगर एक दिया होता तो हम किसी एक से स्टार्ट करते, तो आपकी मर्जी है किसी भी एक से स्टार्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पहले दे रखा है नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया और मैंने यहां पे लिख दिया नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अब लॉस है तो नेगेटिव में लिखा जाएगा, इट्स 2,16,045। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा एक आइडिया आपको दूंगी, एक ट्रिक आपको दूंगी जो मैंने अपने लिए लगा रखी है। आपने यहां फाइनेंशियल अकाउंट लिख दिया ना, अब आपको फाइनेंशियल अकाउंट को किस रिकॉर्ड से मैच करना है, फाइनली किस रिकॉर्ड से मैच करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से आपको मैच करना है। यही चाहते हैं ना मैच करना, और मैच करने के लिए जो भी रीजन है वो आप इस बीच में सारे के सारे लिस्ट आउट करना चाहते हैं। तो अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, आपने जो भी चीज ऊपर लिख दी, लॉस है तो नेगेटिव में, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव में, उसके बाद उसको भूल जाइएगा और सिर्फ ये देखिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, आपने जो भी यहां लिखा उसको भूल जाइए, जहां पे आपको पहुंचना है वो डेस्टिनेशन फोकस्ड रखिए। आपको यहां पहुंचना ना कॉस्ट अकाउंटिंग के लॉस पर, तो अब आपने सिर्फ हर ट्रांजैक्शन को कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अगर उसने कॉस्ट के प्रॉफिट को प्लस किया है तो आप फाइनेंस में भी उसको प्लस कर दीजिए, कॉस्ट के प्रॉफिट को माइनस किया है तो आप माइनस कर दीजिए, यानी सारा फोकस इस पे रख दीजिए, बस इसको भूल जाइए। देखिए कैसे डील करेंगे इसको। ये तो आपका लॉस था, ये हमारा आंसर आएगा, हमने यहां से स्टार्ट किया, हमारा आंसर ये आना चाहिए, आंसर हमारे पास है क्वेश्चन में। कहता है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड का मतलब मैंने आपको बताया अंडर एस्टिमेट,
यानी आपने कम एस्टिमेट किया, यानी आपने अगर कम खर्चा दिखाया तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, यानी एक्चुअल खर्चा जो था ना वो ज्यादा हो गया है ना। अंडर रिकवर्ड का मतलब है आपने अंडर एस्टिमेट करा, तो कॉस्ट अकाउंट तो बन गया होगा, तो आपने कॉस्टिंग में इतने रुपए से अपना ये खर्चा कम दिखाया, खर्चा कम दिखाने से कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। और मैं आपको सिंपल सी बात बोल रही हूं, कॉस्ट पे फोकस करो, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, तो आप भी इसे प्लस में डाल दीजिए और यहां पे लिख दीजिए वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, राइट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आपके पास है नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अब ओवर रिकवर्ड का मतलब ओवर एस्टिमेट कर दिया। अगर हम कोई भी खर्चा, अभी ओवरहेड शब्द कॉस्टिंग में इस्तेमाल होता है, तो और वैसे भी एस्टिमेट वर्ड भी कॉस्टिंग में इस्तेमाल होता है, तो रिकवर्ड और एस्टिमेट एक ही बात है। तो एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, यानी आपने ये खर्चा ना कॉस्ट अकाउंटिंग में 1700 से ज्यादा दिखा दिया था। अगर कॉस्ट में आपने ये खर्चा ज्यादा दिखाया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट इतने रुपए से कम हो गया होगा। मैंने क्या बोला, आपने सिर्फ कॉस्ट को देखना है, कॉस्ट का प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, कॉस्ट का प्रॉफिट 1700 रुपीज से कम हो गया, तो आपने इसको माइनस में लिख दिया और लिख दिया एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। क्लियर। सबसे पहले देखो, वर्क ओवरहेड कम दिखाया था तो उससे खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो मैंने प्लस कर दिया कॉस्ट को, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपने एडमिन ओवरहेड ज्यादा दिखा दिया होगा, ज्यादा दिखाने से कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो कॉस्ट के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, बस बोली तो कम हो गया तो माइनस, ज्यादा हो गया तो प्लस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट इतना और डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट इतना। आपका फोकस किस पे रखना है आपने, जो आपकी डेस्टिनेशन है, और आपकी डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पहले ही बता दिया, ये आपकी डेस्टिनेशन है, इस पे फोकस करिए। तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग को देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में 12,500 का डेप्रिसिएशन है और फाइनेंशियल में 11,200 का, तो इनके बीच का गैप कितना है, 1300, यानी 1300 रुपए से आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाया है। तो आप बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाने से कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा ना। तो अगर कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया है तो आपने यहां पर इसको कहां डाल देना है, माइनस में। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। कॉस्ट का प्रॉफिट कम माइनस में, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा प्लस में, ठीक है जी। आगे देखिए, ये भी हो गया हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो है ही फाइनेंशियल आइटम। ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये आपने फाइनेंशियल में लिखी होगी, यानी कॉस्ट में आपने इसको प्लस नहीं किया होगा। अगर आपने कॉस्ट में प्लस नहीं किया होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम आया होगा ना, तो आप इसे माइनस कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्सोलिसेंस लॉस इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब ये लॉस आपने सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्टिंग में दिखाया है, फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया है, यानी ये लॉस आपने कॉस्टिंग में नहीं दिखाया। अगर कोई भी लॉस आप कॉस्टिंग में नहीं दिखाएंगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, है ना। कोई भी लॉस आप कोई खर्चा नहीं दिखाएंगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया तो 5700 को कहां दिखा देंगे, प्लस में। क्लियर। चलिए, इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स आपने फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा है, इनकम टैक्स ये खर्चा होता है, आपने फाइनेंस में लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट में आपने ये खर्चा माइनस नहीं किया। अगर आपने कॉस्ट में ये खर्चा माइनस नहीं किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, तो अगर बढ़ गया होगा तो आपने इसको प्लस कर देना, 40,300। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अगर बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब प्लस कर रहा है, तो बैंक ने ये इंटरेस्ट दिया, फाइनेंशियल अकाउंट में प्लस है ये आइटम, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है प्लस, क्योंकि ये लिख रहा है ना ऐसे, इसका मतलब यही होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है प्लस। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में प्लस नहीं है तो कॉस्ट का प्रॉफिट इस इनकम को ना लिखने की वजह से कम हो गया होगा, तो अगर कम हो गया होगा तो आप भी कम कर दीजिए, यानी 750 आपके माइनस में आ गए। क्लियर। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड, फिर से क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्लस है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ऐसी कोई भी चीज प्लस नहीं करी। अगर आपने प्लस नहीं करी तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम हो गया होगा तो आप भी माइनस कर दीजिए, यानी ये भी कहां आ गया आपके पास, 475 माइनस में। लास्ट देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब ये जो स्टॉक का डेप्रिसिएशन था ये आपने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा। अब ये कोई खर्चा था ना, आपने फाइनेंस में से तो माइनस कर दिया लेकिन कॉस्ट में से माइनस नहीं किया। तो कॉस्ट में से अगर आप कोई खर्चा माइनस नहीं करेंगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। आपने इसी पे फोकस करना है, अगर इसका प्रॉफिट बढ़ गया तो प्लस, अगर इसका प्रॉफिट कम हो गया तो माइनस। तो 6750 हमने यहां पर लिख लिया। घबराइए मत, आप में से कईयों का सवाल ऐसा होगा कि मैम अगर यहां पर कॉस्ट होता तब क्या होता, तो मैंने अगले एग्जाम्पल में यही किया है कि यहां पर कॉस्ट और नीचे डेस्टिनेशन फाइनेंशियल बना दी,
ठीक है ना। फिलहाल अभी आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो दोबारा से इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको जरूर क्लियर होगा। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो अगर हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो इसकी जो नेगेटिव साइड है यानी जो माइनस साइड है वही बड़ी आ रही है। तो इसका हमने टोटल कर लिया यार है 2,28,270, 2,28,270। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अगर बचेगी तो देखिए नेगेटिव साइड बड़ी है, तो नेगेटिव साइड बड़ी है तो इसका मतलब नेगेटिव का ही बैलेंस बच रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है जब नेगेटिव साइड बड़ी है तो ये नेट लॉस बच रहा है। अब हमने क्या किया 2,28,270 में से ये चारों आइटम जो है वो माइनस कर दी। आपके पास आ जाएगा यहां पर जो आपका लॉस है 1,72,400 रुपीज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सारी आइटम पोस्ट करी, ये आपका बड़ा था तो इसे यहां पर टोटल में लिख दिया। और ऑब्वियसली लॉस या प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, नेगेटिव आइटम बड़ी है तो लॉस है, अगर पॉजिटिव आइटम बड़ी होती तो आपके पास प्रॉफिट होता। क्लियर है मेरी बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज हमें बताइएगा, हम और क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे आपके पास। तो चलिए देखिए, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। यानी यहां पर तो आपको कॉस्टिंग ही दे रखा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लाइक पिछले एग्जांपल में तो आपके पास कॉस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों था, तो आप दोनों में से कोई भी स्टार्टअप ले सकते थे और कोई भी डेस्टिनेशन ले सकते थे। लेकिन यहां पर तो आपके पास एक ही एग्जाम स्टार्टिंग है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट फाइनेंशियल से किया। अब देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड ये दे रखा है, तो प्रॉफिट मतलब प्लस, तो हमने देखिए नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग ये हमने प्लस में पुट कर दिया 5,000 रुपीज। तो ये डन हो गया हमारे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने ना कॉस्ट अकाउंटिंग को भूल जाना है, आपने सारा फोकस फाइनेंशियल अकाउंट पे कर देना है। अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो प्लस, अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो माइनस। यानी इसको लिखने के बाद सारा फोकस आपने कहां रख देना है, फाइनेंशियल अकाउंट में। अब देखिए ट्रांजैक्शन आपके पास पढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एस्टिमेटेड, रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, अंडर। यानी आपने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में 3,000 से कम दिखाए थे। अगर आपने 3,000 से कम दिखाए थे तो कॉस्ट का जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा होगा तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम, क्योंकि वहां पर ये खर्चा ज्यादा हुआ होगा। बहुत नॉर्मल सा याद रखो, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड का मतलब आपने ये खर्चे कॉस्टिंग में कम दिखाए, कम दिखाने से कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन उल्टा हुआ होगा फाइनेंस में, यानी फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ है तो आपको इस अमाउंट को क्या करना है, माइनस। तो यहां पर हमने इसको माइनस कर दिया, यानी एक्चुअल खर्चा ज्यादा हुआ था। फिर आपके पास सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, यानी ये खर्चा जो है कॉस्ट शीट में ज्यादा लिखा गया। ओवर रिकवर्ड का मतलब क्या है कि आपने इस खर्चे को कॉस्ट शीट में ज्यादा लिखा। कॉस्ट शीट में ज्यादा लिखने से कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, लेकिन फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा, क्योंकि वहां पर ये खर्चा कम हुआ होगा। देखो ओवर रिकवर्ड का मतलब है ओवर एस्टिमेट, यानी एक्चुअल खर्चा 2,000 से कम हुआ था। ठीक है ना, सिंपल सी चीज याद रखो, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, यानी आपने कॉस्ट में इस खर्चे को ज्यादा दिखाया, इससे कॉस्ट का प्रॉफिट कम हुआ होगा। फाइनेंस में उल्टा इफेक्ट पड़ा होगा, यानी फाइनेंस में ये इंक्रीज हुआ होगा प्रॉफिट, तो फाइनेंस में ये क्या चल रहा है, प्लस, और आपने पहुंचना कहां है, फाइनेंस पे, तो आप इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन। अब आपने ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट में प्लस किया तो आपके फाइनेंस अकाउंट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और आपने पहुंचना भी कहां है, फाइनेंस पे ही पहुंचना है। तो अगर फाइनेंस में ये इंक्रीज है तो आप इसे इंक्रीज कर दीजिए 500 रुपए से, है ना, सिंपल टेक्निक। प्रिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अब आपने ये जो खर्चा है ये आपने फाइनेंशियल अकाउंट में से माइनस किया होगा, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा, और आपने पहुंचना भी किस पर है, इसी पर, कॉस्ट की तो बात ही नहीं करनी। तो फाइनेंस का प्रॉफिट अगर कम हुआ होगा तो आप यहां पे भी कम कर दीजिए। ठीक। ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है और क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम की तरह। क्यों मैम, ऐसा क्यों? अगर आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता था और वहीं पर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेजेस वगैरह लिखी जाती थी, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता था और वहीं पे आपकी सेल्स लिखी जाती थी। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है और ओपनिंग स्टॉक को कैसा ट्रीट करना है आपने, एक्सपेंस की तरह। ठीक है ना, अब ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारा फोकस किस पर है, फाइनेंस पर, क्योंकि हमें पहुंचना कहां है, फाइनेंस पर। आप ये देखिए कि फाइनेंस में आपने 1,000 रुपए ये खर्चा कम दिखाया, खर्चा कम दिखाया, खर्चा है ना ये, तो आपने यहां पे 5,000 यहां 4,000, तो आपने 1,000 रुपए से फाइनेंस में कम दिखाया, यानी एक्चुअली में सिर्फ 4,000 रुपए खर्च हुए, हमने सोचा था 5,000 रुपए खर्च होंगे। तो आपके पास जो फाइनेंस का प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, बढ़ गया होगा, है ना।
अगर आपने खर्चा कम दिखाया तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा और हमें पहुंचना भी कहां है, फाइनेंस पर। तो हम ये 1,000 रुपए कहां कर देंगे, प्लस में। क्लियर। सेम आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक पे। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को इनकम ट्रीट करिए। फाइनेंस में आपने 2,000 रुपए से अपनी इनकम कम दिखाई है, 2,000 रुपए से अपनी इनकम कम दिखाई है। अगर हम इनकम कम दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, डाउन हो गया होगा, यानी फाइनेंस का प्रॉफिट कम आ गया होगा। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट कम आया, आपने फाइनेंस पे ही पहुंचना है, तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो देखिए हमारी सारी ट्रांजैक्शन पुट हो गई। आपने बस इस बात का याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को इससे मैच करना है। तो जब हम इसको इसके जैसा बनाना चाहते हैं तो जो इफेक्ट इसमें है, यानी अगर इसमें कोई आइटम प्लस है तो इसमें भी कर दीजिए, इसमें माइनस है तो इसमें भी कर दीजिए। इसलिए हमारा पूरा फोकस फाइनेंस पर है। अगर सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो प्लस में डाल दीजिए, अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर दीजिए। सिमिलरली अगर यहां पर कॉस्ट होता तो कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ होता प्रॉफिट तो आप प्लस, कॉस्ट का प्रॉफिट कम हुआ होता तो माइनस। ठीक है जी। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहां पर आपके पास जो है वो माइनस आइटम बड़ी आ रही है 11,500, वो हमने दोनों जगह लिख दिया। अब ऑब्वियसली बात है अगर नेगेटिव आइटम बड़ी आ रही है तो लॉस आ रहा है आपका, तो नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 11,500 में से ये माइनस कर दीजिए, आपके पास 3,000 रुपए का फाइनेंशियल अकाउंट का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।